चलो भाई शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जनरल ओवरव्यू से हम जरा स्टार्ट करेंगे अपने आज के लेसन को कि किस तरह से हमारे पास जो है ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स का मामला जो है वो शुरू हुआ। देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स इज बेसिकली द एंटायर स्टडी अबाउट एटम्स। एटम्स के बारे में पूरी स्टडी। मैं जरा स्क्रीन को यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर दूँ ताकि आपके लिए ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। और मैं नोट्स के उसमें से पढ़ा रहा हूँ तो ये है कि ज़्यादा लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो किए मैं ऑलरेडी, तो आई होप इट वोंट बी दैट मच डिफिकल्ट फॉर यू। चलो, अब देखिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे जो है वो है जब आपके पास सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो जब न्यूक्लियर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, ये एटम से डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहला मॉडल जो था वो आपके डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल था, जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि भाई एटम एग्जिस्ट्स, यानी देयर इज समथिंग दैट व्हिच मेक्स अप द एंटायर यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स एज अ होल इन चंक ऐसे मौजूद नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है और उनको एटमोस कहा गया था, ATMOS। और इट मींस बेसिकली मींस इनडिविजिबल, ऐसी चीज जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको ब्रेक ना किया जा सके, उस चीज को आप एटम बोलते हैं। तो एटमोस का कॉन्सेप्ट से मामला शुरू हुए और वहीं से आपका जो नाम है ये एटम, ये कह लो कि एग्जिस्टेंस के अंदर आया। अब उस वक्त अज्यूम किया जाता था कि एटम एक छोटी सी स्मॉल बॉल की तरह है, जिसके आप कह लीजिए कि और मजीद टुकड़े और मजीद पार्ट्स आप नहीं बना सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एक्चुअली एग्जिस्ट हुआ। लेकिन फिर फर्दर डिस्कवरी जब आगे की तरफ बढ़ी तो उनको पता चला कि भाई एटम खाली इस चीज से मिलकर नहीं बना हुआ, बल्कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नाम की भी एक चीज है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सही। और उसको उन्होंने अपने उस मॉडल में इंक्लूड करने की कोशिश की कि भाई प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इंक्लूड किया, तो वो मॉडल कहलाया प्लम पुडिंग मॉडल। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो वो मॉडल जो कहलाया वो कहलाया आपके पास प्लम पुडिंग मॉडल से, दिस वन द थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की और ये मॉडल ऐसे बना कि आपने बोला कि जो स्फीयर है, जो एटम है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चिपके हैं। क्योंकि आपको पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक अजम्पशन के तौर पे हमारे पास बात सामने आई कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टिक हुए। चलो खैर, एक ये कॉन्सेप्ट आपके पास सामने क्लियर हुआ कि ठीक है भाई, लोगों ने डिस्कवरी शुरू की। फिर दोबारा रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ी तो इस बात का अंदाजा हुआ कि नहीं भाई, ये मामला नहीं है, आपका पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया जिसमें जिसमें उसने इस बात पे ऑब्जेक्ट किया कि दिस इज नॉट द केस, इट्स समथिंग एल्स। उस बात को समझाने के लिए उसने अंडरस्टैंडिंग ये दी कि उसने अपना एक गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और उसके थ्रू उसने अपना एक मॉडल प्रेजेंट किया कि भाई एटम जो है है तो पूरा एक सॉलिड बॉडी बड़ी सी, लेकिन उसमें पूरा जो न्यूक्लियस है वो छोटे से रीजन के अंदर कन्फाइंड है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड सराउंडिंग के अंदर मौजूद है। उस एटम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया और उसने बोला सारे इलेक्ट्रॉन उसी जगह के अंदर कन्फाइंड हुए, वो सारे प्रोटॉन्स, और उसके सराउंडिंग के अंदर जो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर आगे डिस्कवरी हुई, बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, उसमें इलेक्ट्रॉन की शेल की डिस्कवरी आई। इलेक्ट्रॉन्स में पहले रदरफोर्ड ने शेल के बारे में नहीं बताया था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल शेल एग्जिस्ट नहीं करते थे। सही। नील बोहर ने अपने पास ये आइडिया दिया कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं और वो शेल्स के अंदर घूम रहे होते हैं, दे अराउंड एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस एंड शेल्स। और फिर चार्ज क्लाउड मॉडल जो अभी करंट मॉडल है कि इलेक्ट्रॉन शेल में भी नहीं होता, बल्कि एक अनसर्टेनिटी है उसकी, वो कहीं पे भी हो सकता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसके एग्जिस्टेंस का चांस होता है कि भाई इस जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या यहाँ पे एग्जिस्ट। तो ये वाली चीज जो है आपके पास एग्जिस्ट करती है। हम जिस लेवल के ऊपर बात करते हैं वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात करते हैं, इसके आगे का मॉडल हमारे पास नहीं है। बनाते हम बोर्स एटॉमिक मॉडल है, लेकिन जो अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करेंगे वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात करें। तो अब बात शुरू होती है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से कि भाई हमारा जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सही, किस तरह से आप इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में देख रहे हो। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के ऊपर बात करते हुए तो सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो ये है कि एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास एक न्यूक्लियस है। अभी ये क्यों पढ़ाते हैं, देखो
मसला ये है, ये निगलेक्ट नहीं हो सकता कॉन्सेप्ट के भाई न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं। ये बेसिक लेवल पे समझने के लिए आसान है। जब तुम एएस लेवल में जाओगे ना तो तुम्हें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पड़ोगे। उसमें तुम्हें शेल के अंदर भी सब शेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। एएस केमिस्ट्री में ये थोड़ा सा जो पुराने पुराने कॉन्सेप्ट है ना, ये निकाल दिए जाते हैं और उनको सही करने की कोशिश की जाती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के अंदर हमने ये बोला कि भाई हमारे पास जो अभी जो हम एक्सेप्ट करते हैं स्ट्रक्चर, उसके मुताबिक एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव द न्यूक्लियस ओवर हियर। दिस न्यूक्लियस कंप्राइजेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स हम ये कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स हमें पता है पॉजिटिव होते हैं, प्लस का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, माइनस का चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सही है। ये चीज भी हम स्क्रीन रखते हैं यहाँ पे। और एक न्यूट्रल एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे एक न्यूट्रल एटम के। न्यूट्रल एटम से मुराद ये है कि आपके पास कहीं पे कोई आयन फॉर्म नहीं हुआ, कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, कोई नेगेटिव आयन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं, न्यूट्रल एटम। तो ये चीज जो है आपके पास, ये कह रहे हो कि एक तरह से एग्जिस्टेंस में सामने आ रही है। ये स्ट्रक्चर है। तो अगर कभी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाए और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दिया, जैसे हीलियम है 24, मैं पूछ लूँ भाई इसका स्ट्रक्चर बताओ और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बताओ, तो जब स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन दोनों पूछी जाए, स्ट्रक्चर का इल्म देते हुए ये बताना कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, यानी न्यूक्लियस में, और ये बताना कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में। और कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो कॉम्पोजिशन में बताना कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इतनी इतनी तादाद में और इलेक्ट्रॉन्स इतनी तादाद में। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं बोलूंगा भाई आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और इस 4 में से 2 माइनस करो तो आपको पता चलेगा 2 न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिला के एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में, और ऊपर वाला नंबर जिसको आप मास नंबर बोलते हो वो असल में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम बता रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम जज कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में बताना कि कौन सी चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है, और ये भी बताना कि कितनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है। ठीक, ये बेसिक केमिस्ट्री के अंदर आपने बातें पढ़ी हुई है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर आपने निकालने हो तो वो आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको पता है नीचे वाला नंबर प्रोटॉन नंबर बताता है, और 4 में से अगर आप उस प्रोटॉन नंबर को माइनस करें, मास नंबर में से उसको माइनस करें, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाता है। इसमें कोई मसले की बात। फिर हम बात करते हैं रदरफोर्ड के गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट पे। असल में रदरफोर्ड का नहीं था ये एक्सपेरिमेंट, ये था गीगर और मार्सडन का गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक थ्योरेटिकल साइंटिस्ट था, सही फिजिसिस्ट था, जिसने अपना एक आइडिया दिया था कि उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स और एटम और प्रोटॉन्स का जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसा है। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। उससे पहले थॉमसन का मॉडल था जो प्लम पुडिंग मॉडल था। उसको ये सोचा जाता था कि आपके पास जो एटम है वो सॉलिड स्फीयर की तरह, इन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। एटम इज नॉट अ सॉलिड स्फीयर। तो बात ये आई थी कि भाई फिर रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला होता है, मैं समझता हूँ कि एटम इस तरह का है। तो गीगर और मार्सडन 2 एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने रदरफोर्ड की इस बात को चेक करने का फैसला किया। चलो देखते हैं ये रदरफोर्ड कितना सही बोल रहा है कितना गलत। इस बात को चेक करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, इतना पतला गोल्ड फॉइल था, इट वाज जस्ट अ फ्यू हंड्रेड एटम्स थिक, इट वाज वेरी थिक। गोल्ड क्यों सेलेक्ट किया गया? गोल्ड इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि गोल्ड को पतली पतली शीटों में बनाने की टेक्नोलॉजी उस वक्त अवेलेबल थी। इसके अलावा कोई दूसरा मेटल आप पतली शीटों के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते।
तो उस जमाने के अंदर गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल कर लिया गया एक पतली सी शीट में कन्वर्ट करके, ओनली अ फ्यू हंड्रेड एटम्स तक। फिर एक सोर्स रखी गई अल्फा पार्टिकल की। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ लार्ज पार्टिकल कंप्राइजिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। एक बड़ा पार्टिकल है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना। इट मींस 4 टोटल पार्टिकल्स हो गए, और उसमें जो चार्ज होता है वो +2 का होता है, होता भी पॉजिटिवली चार्ज। तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स की कॉम्बिनेशन से आपके पास ये अल्फा पार्टिकल बन के सामने आ गया था। उन्होंने बोला कि अल्फा पार्टिकल को फायर करते हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर और देखते हैं इस अल्फा पार्टिकल के साथ होता क्या है। तो उन्होंने सराउंडिंग में एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई। सही, फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मामला ये होता है कि जब कोई चीज इस पर आके टकराती है, कोई चार्ज पार्टिकल इस पर आके टकराता है तो वो ग्लो करता है। तो उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन यहाँ पे प्लेस कर दी। ये देखना चाह रहे थे कि भाई कि चार्ज पार्टिकल जब ये स्ट्राइक करेगा तो उस पर ऑब्जर्वेशन हमें कैसी नजर आएगी। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की रे पास की, अच्छा उसको रखा था एक लेड ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये होते हैं खतरनाक अल्फा पार्टिकल, तो वो चाह नहीं रहे थे कि भाई कोई और बंदा इससे एक्सपोज हो, तो उन्होंने एक लेड के ब्लॉक में रखा था। लेड अल्फा पार्टिकल्स को रोक देता है, उनको पास नहीं होने देता। और एक बहुत स्मॉल सा होल किया था उसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स के लिए कि भाई वो उसमें से पास हो जाए। मतलब डब्बा अगर आप बना दें तो ये कुछ ऐसा था। तो यहाँ से आपके पास ये अल्फा पार्टिकल गुजर रहा होगा। अब जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया, वो चाह रहे थे असल में 1-to-1 इंटरेक्शन क्रिएट करना बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, इसलिए उन्होंने बहुत पतला गोल्ड फॉइल यूज किया। उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड अनडिविएटेड, वो सीधे सीधे गुजर गए, डिफ्लेक्शंस नहीं है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल्स पे, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस हुए। मतलब अगर यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम के अंदर 2 अल्फा पार्टिकल्स ऊपर और 2 अल्फा पार्टिकल्स नीचे ऐसे दिखाएगा जो स्ट्रेट गुजर रहे। ये वाला अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ और ये वाला बाउंस हुआ। बाउंस होने का चांस बहुत रेयर, इट वाज एक्सट्रीमली रेयर कि अल्फा पार्टिकल बाउंस हो जाए। उनको जो ऑब्जर्वेशन आई, उन्हें ये अल्फा पार्टिकल जो बाउंस होकर आता हुआ नजर आया, इस चीज में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दी। उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, तो पार्टिकल बाउंस कैसे कर सकता है। एक मिनट, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अल्फा पार्टिकल जो है ये बाउंस कैसे हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, थॉमसन का जो मॉडल था उसके मुताबिक अल्फा पार्टिकल्स को उनके अंदर से गुजर जाना था। मतलब उसके नजर में वो जो पॉजिटिव चार्ज रीजन था वो सॉफ्ट और एक लेस डेंस वाला टाइप का पॉजिटिव चार्ज रीजन था, उसमें से आराम से अल्फा पार्टिकल गुजर सकता है। ये बाउंस बैक होना उनके लिए ऐसा था जैसे कि टिश्यू पेपर के ऊपर बुलेट फायर की गई थी और वो बुलेट टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आ गई। मतलब एक ऐसी चीज हो गई जो उसके होने का चांस ही नहीं था। सही, नो चांस फॉर दिस टू हैपन। तो अब इस चीज को देखते हुए उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि भाई ये जो मॉडल थॉमसन ने दिया हुआ ये मॉडल गलत है, आपका मॉडल कुछ और है, एटम किसी और फॉर्म के अंदर मौजूद है, ये फॉर्म गलत फॉर्म है। उस वक्त रदरफोर्ड ने कैलकुलेशंस करके अपना ये वाला मॉडल कि भाई एटम इज नॉट अ सॉलिड स्फीयर, एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड ऐसे कहीं मौजूद है। और उसने ये बात समझाई कि अल्फा पार्टिकल्स इस वजह से गुजर पा रहे थे इसके अंदर से क्योंकि दे वर पासिंग स्ट्रेट थ्रू, वो इस एम्प्टी स्पेस जो गैप था वहां से गुजर रहे थे जहां कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे थे, वो रोक नहीं सकते थे। जो डिफ्लेक्ट हुए थे वो थे जो न्यूक्लियस के नजदीक से पास हुए थे, क्योंकि लाइट चार्जेस रिपेल करते इसलिए अपने रास्ते से वो हट गए थे। और जो बाउंस बैक हुए थे वो बाउंस बैक हुए थे जो बिल्कुल हेड ऑन पहुंच गए थे, बिल्कुल जैसे ये वाला अल्फा पार्टिकल ये हेड ऑन पहुंच गया था, इस वजह से एक्सट्रीम रिपल्जन की वजह से वो बाउंस बैक। तो ये जो चीज थी, इस चीज ने उनको अंदाजा दिलाया कि अच्छा भाई अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट कैसे कर रहा होगा, आपका न्यूक्लियस जो है वो किस तरह का हो सकता है। और फिर ये रदरफोर्ड का मॉडल सामने आया जो कि काफी हद तक काफी जमाने तक चलता रहा, लेकिन फिर नील बोहर ने इलेक्ट्रॉन के शेल का कॉन्सेप्ट दिया। उसने न्यूक्लियस चेंज नहीं किया, उसने बोला ठीक है तुम्हारा न्यूक्लियस के मामले में बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स एम आई सराउंडिंग के अंदर ऐसे नहीं होते,
इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस के लिए कोई रीजन होना जरूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस की तरफ गिर जाएंगे, एनर्जी लूज होती जाएगी उनकी। इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर वहां पे डिस्कशन हुई और रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो सामने, वो रदरफोर्ड बोलो नील बोहर का मॉडल सामने, जो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो कि सेंटर में न्यूक्लियस और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, वो बोहर मॉडल है, वो रदरफोर्ड मॉडल नहीं है। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्लियर नहीं की। तो बहरहाल रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन जो थी वो यहाँ पे लिखी है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू, a few of them deflected at large angles and a very few of them bounced back। और डिडक्शन ये हुई, मतलब कंक्लूजन जो उसने इस बात पे की कि भाई एटम ज्यादातर खाली है, उसको ऐसे पता चला क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो रहे अनडिविएट। It is composed of a very small and dense positively charged nucleus at the center। सेंटर में बहुत छोटा सा dense positively charged nucleus है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, शेल्स के अराउंड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, इतना शेल्स वाला मामला फिर वो बाहर पे चला गया। ये रदरफोर्ड ने अपनी कंक्लूजन की। और रीजन इस तरह के बिहेवियर के बताएगा कि भाई ज्यादातर एटम खाली क्यों है। उसने बताया कि भाई ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे एम्प्टी स्पेस, इसलिए वो अल्फा पार्टिकल्स डिविएटेड गुजर गए। जो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मैंने भी बताया कि वो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के करीब से गुजरे थे, और जो बाउंस हुए वो हेड ऑन आ गए। तो ये आपके रदरफोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उसने ये वाली स्टेटमेंट दी थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर देते। इसको एक नजर हल्का सा रीड कर लो बस खाली, ताकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये पेपर में कभी पूछी नहीं जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज हमारे पास जो आती है वो आती है आइसोटोप्स की पॉलिसी। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स को अगर मैं जनरल डिफाइन करूं तो आइसोटोप्स आर एटम्स, केमिस्ट्री में पढ़ा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मामला था कि आपके पास जो पहला हाइड्रोजन है उसको दूसरे अल्फाज में अगर आपको याद हो प्रोटियम भी बोला जाता है, सही, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होता है बस खाली। न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम होती है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे हैवी न्यूक्लियस होता है ये आपके पास हाइड्रोजन का, हेवीएस्ट आइसोटोप भी कह सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, इवन कार्बन के आइसोटोप्स हैं, और यूरेनियम के। याद कुछ नहीं रखना है, सिर्फ एग्जांपल के तौर में मैंने बताया है किस किस चीजों के आइसोटोप आपके पास यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये नेचुरली मिलते हैं, ट्रिटियम इज नेचुरली फाउंड, लेकिन परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत कम होती है। आर्टिफिशियल आइसोटोप्स बनवाए जाते हैं, लेकिन नेचुरली कुछ आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम मामला शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटी से, जो असल चीज है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी is basically defined as a phenomenon of emission of radioactive radiations, यानी अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस from the nucleus of an unstable atom। एक एटम के न्यूक्लियस से इन रेडिएशंस का निकलना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। Phenomena of emission of alpha, beta and gamma rays from the nucleus of an unstable atom, that's basically radioactivity। अब अल्फा, बीटा, गामा क्या होते हैं, इनके ऊपर अभी हम बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे।
लेकिन इस रेडियो एक्टिविटी के अपना जो नेचर है, जो फिनोमेना है, इसके बारे में कुछ दो प्रॉपर्टीज है जो मैं बात करना चाहूँ। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो इन रेडियो एक्टिव रेडिएशन के लिहाज से सबसे पहली चीज है कि भाई दे आर रैंडम, ये प्रोसेस रैंडम है। और दूसरा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। पहली बात रैंडम प्रोसेस है, दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन दोनों में फर्क है। रैंडम नेचर, जैसे मैंने कहा कि भाई यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हिच न्यूक्लियस इज गोइंग टू डीके एट व्हाट टाइम, प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। कोई सा भी न्यूक्लियस किसी भी वक्त अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर सकता है। मतलब अगर मेरे पास एक सैंपल है, एक लंप ऑफ यूरेनियम है, इसमें से रेडिएशन निकल ली, अगर पहली रेडिएशन यहाँ से निकली तो इसमें कोई चांस नहीं है कि अगली रेडिएशन इसके बराबर वाले एटम में से निकले। हो सकता है सेकेंड रेडिएशन यहाँ से आ जाए, थर्ड फिर यहाँ से आ जाए, फोर्थ फिर यहाँ से आ जाए, फिफ्थ यहाँ से आ जाए, सिक्स्थ इधर से आ जाए, सेवेंथ इधर से आ जाए। बिल्कुल एक रैंडमाइज पैटर्न, कोई ट्रेंड नहीं आ सकता आपके कि भाई इस एटम में से रेडिएशन निकली तो अगले वाले का चांस ज्यादा। ये चीजें नहीं हो सकती। तो इस चीज के बारे में जो थी वो आपको काफी हद तक क्लैरिटी सामने आई कि भाई दीज थिंग्स आर एक्चुअली एग्जैक्टली द केस, इट्स अ कंप्लीट रैंडम प्रोसेस। और फिर जो बात हुई वो हुई स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करके आप इन रिएक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल कंडीशन से क्या मुराद है? इन्वायरमेंटल कंडीशन है टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। क्योंकि देखो ये केमिकल रिएक्शन है, इन न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिस्ट्री में पढ़ते थे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट वगैरह, ये सब डाल के आप रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं, रिएक्शन तेज कर सकते हैं। ये जो फिनोमेना है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। आपके पास न्यूक्लियस के अंदर से इमिशंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई मामला नहीं। लिहाजा नतीजा हमारे पास ये निकलता है यहाँ पे कि कोई आप स्पेसिफिक कंडीशंस को चेंज करके स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा नहीं सकते, ना कम कर सकते। ये चीज, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको अपने जहन में रखनी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड होती है। पहली चीज इट्स स्पॉन्टेनियस, सेकेंडली इट्स रैंडम। फिर बात आती है अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक और चीज, ये जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट में से एक ही टाइप की रेडिएशन निकले। एक एलिमेंट एक से ज्यादा किस्म की रेडिएशन भी इमिट कर सकता है। और असल में ये इमिशन होती क्यों है? ये इमिशन इसलिए होती है क्योंकि आपके पास जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो एनर्जी वाइज स्टेबल नहीं होता। या तो उसके अंदर पार्टिकल ज्यादा होते हैं, एक बात, या फिर उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। बस वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है एक्स्ट्रा पार्टिकल्स या एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट करके, किसी भी तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की जो इमिशंस थी उसके अंदर ये वाला मामला सामने आता है। तो आपके पास जैसे मैंने मिसाल दी है यहाँ पे कि you have, for example, radon emits alpha only, thorium emits alpha and gamma both, and plutonium emits alpha, beta and gamma, all three of them. अब यहाँ पे अगर मैं अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टी से बात करना शुरू, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर बात शुरू करते हैं। अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या है? अल्फा बीटा और गामा तीन हो गए नेचर पर। नेचर के, नेचर का मतलब है वो पार्टिकल है क्या। जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल है क्या? हमें पता चला अल्फा पार्टिकल इज लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब ये है वो बना हुआ है दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में भी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। वो बना हुआ है दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स। बीटा इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, it is a fast moving electron, and gamma radiation is actually an electromagnetic wave. वो electromagnetic wave है आपके पास। अल्फा बीटा और गामा के अंदर आपके पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं they are like the helium nucleus, beta particles are like fast moving electrons, and gamma radiations are basically high frequency electromagnetic waves. अब अगर मैं इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल को हम
इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए ग्रीक की फॉर्म में लिखने का तरीका है अल्फा, ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह बीटा का बी जो है उसमें डंडी लंबी बनती है बी की, ये बीटा, और गामा जो है वो स्मॉल आर को बड़ा करके बना दो, ये गामा रेडिएशन। तो अल्फा बीटा गामा आपके पास ये तीन रेडिएशन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर। अब अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज के अंदर हमारे पास, और इस पर न्यूक्लियर सिंबल की बात की जाए, अल्फा को जब लिखोगे मैं प्रेफर करता हूं ऐसा लिखो, अल्फा 24, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि भाई अल्फा पार्टिकल है, और ये भी क्लियर हो जाए कि उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का। बीटा लिखने के लिए मेरी प्रेफरेंस है बीटा ऐसे लिखा जाए, बीटा का सिंबल प्रोटॉन नंबर -1, न्यूक्लियर नंबर 0। अच्छा, प्रोटॉन नंबर -1 क्यों होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका हौसला रखना। और गामा सिर्फ सिंबल बना दो, क्योंकि गामा रेडिएशन है, इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता, तो गामा के अंदर आपको इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत। तो जिनको मैंने इंसर्कल किया ये मेरे प्रेफर्ड सिंबल्स हैं और एग्जामिनर भी इनको प्रेफर करता है। अब ये आप ड्रॉ करें, ज्यादा क्लियर हो जाता है कि आप जिस चीज की बात कर रहे हो है क्या। फिर हम बात करते हैं चार्ज की। अल्फा के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, बीटा पे -1 का, और गामा न्यूट्रल है, 0 है। बीटा -1 इसलिए होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, लाजिम बात है -1 का चार्ज होगा। अल्फा पे 2 प्रोटॉन होने की वजह से +2 का चार्ज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो होती ही न्यूट्रल है, उनको चार्ज, उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, तो गामा रेडिएशंस हैव 0 चार्ज। फिर बात आती है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का क्या कॉन्सेप्ट, देखो पेनिट्रेशन पावर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पेनिट्रेशन पावर ये है कि ये रेडिएशंस किस किस चीज को क्रॉस करके जा सकते हैं, अल्फा बीटा और गामा किस किस चीज को क्रॉस करके जा सकते हैं, दैट इज द पेनिट्रेशन पावर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फा पार्टिकल की सबसे कम होती है पेनिट्रेशन पावर, दे हैव द लीस्ट पेनिट्रेशन पावर। इसकी वजह ये है दे आर वेरी लार्ज इन साइज। अगर अल्फा पार्टिकल के साइज को बीटा से कंपेयर करो तो इतना बड़ा फर्क नजर आएगा। अल्फा पार्टिकल इज वेरी लार्ज इन साइज कंपेयर टू अ बीटा पार्टिकल, therefore it's very difficult for an alpha particle to cross through something। उसको पेपर के सामने पेपर भी लग दो ना अगर सामने, तो अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा। मतलब एक तरफ अल्फा पार्टिकल की सोर्स है, बीच में पेपर लगा हुआ है, अगली तरफ अगर आपने डिटेक्टर लगा दिया जो रेडिएशन में डिटेक्ट कर रहा है, तो वो अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट नहीं कर सकता, पहुंचेंगे नहीं उस तरफ तक। बीटा गुजर जाएंगे, बीटा छोटे होते हैं साइज में, बीटा को रोकने के लिए आपको एल्यूमिनियम की शीट लगानी पड़ेगी, सही, 20 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट, 20 mm की, मतलब 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इस नंबर पे आपको वेरिएशन दिखेगी, कहीं पे आपको 10 मिलीमीटर लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको 5 मिलीमीटर। असल में इसका रीजन ये है कि बीटा पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से एमिट होते हैं, हर बीटा पार्टिकल की एक स्पीड नहीं होती, या वेरिएबल स्पीड। तो कुछ बीटा पार्टिकल 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट से भी रुक जाएंगे, अगर उनकी स्पीड कम है वो नहीं पास हो पाएंगे तेजी से, उनको रोक देगा वो एल्यूमिनियम शीट। जो ज्यादा स्पीड पे होते हैं उनको फिर ज्यादा आपको थिक एल्यूमिनियम शीट चाहिए होती है। तो 20 mm एल्यूमिनियम शीट सबसे ज्यादा है कि भाई जितनी भी स्पीड का बीटा पार्टिकल होगा रुक जाएगा, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं चाहिए। पेपर में अगर कभी लिखना हो तो ये लिख देना 20 mm थिक एल्यूमिनियम शीट। बाकी अगर कभी एग्जामिनर ऑप्शन दे दे 10 mm का भी सही है, या बता दे वो कहीं क्वेश्चन में उसने लिखा हो कि 10 mm थिक एल्यूमिनियम शीट लगाइए बीटा रुक रहा है उससे, तो उससे परेशान मत होना कि भाई 10 mm से तो रुकता ही है, रुक सकता है, अगर स्पीड कम होती है तो रुक जाता है। और फिर गामा रेडिएशन की बारी आती है जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होती है। रीजन पार्टिकल ही नहीं है, वो एनर्जी है, वो क्रॉस करते हुए चले जाएंगे जो भी सामने लगा दो। उनको रोकने के लिए आपको लेड का ब्लॉक चाहिए होता है, 4 सेंटीमीटर मोटा लेड ब्लॉक अच्छा खासा होता है, या फिर कंक्रीट की वॉल लगानी पड़ती है। शर्नोबिल एक इंसिडेंट हुआ था रशिया में, उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो फटा था, न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड हुआ था। अब उसमें मामला ये था कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड होने की वजह से इतना ज्यादा रेडिएशन फैला था कि जो लोग वहां पे मरे थे उनको जब बरी किया गया था जमीन के अंदर, when they were buried into the ground, तो उनके कॉफिन्स
मेटल ब्लॉक्स के बने हुए थे और उनको पता नहीं जमीन के अंदर शायद 20-30 फीट नीचे जो है वो उनकी ग्रेव बनाई गई थी, उस पर रखा गया था और उसके ऊपर से कंक्रीट भरी गई थी, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ये रेडिएशंस मौजूद थी, दे वर वेरी डेंजरस, और वो एनवायरनमेंट में अगर आई तो जो सराउंडिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता है, लोगों को नुकसान होता है। तो क्रेन के थ्रू उनके कॉफिन्स को जमीन के अंदर उतारा गया था और उसके ऊपर कंक्रीट डाल दी गई थी, भाई उनकी बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन बाहर ना सके। एक बाकायदा सीरीज है चेरनोबिल के नेम से, सब दिखाया गया, बड़ा जबरदस्त है। एक मिनट रुकिएगा जरा, आसान हो। पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करती थी पार्टिकल साइज पे, जैसे लिखा हुआ है। अगली चीज आपके पास आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, जो पार्टिकल पे चार्ज है, क्योंकि आयनाइज का मतलब है कि जब वो पार्टिकल हवा में से गुजरेगा तो वो उस मीडियम को कितना ज्यादा आयनाइज कर सकता है, कितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करवा सकता है, दैट इज व्हाट यू मीन बाय द आयनाइजेशन पावर। तो अल्फा के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज होता है +2 का, तो अल्फा सबसे ज्यादा आयनाइजेशन कर सकता है। जब वो सराउंडिंग के अंदर से गुजरता है तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है, क्योंकि अल्फा में 2+ का चार्ज है ना। तो जब वो कहीं से गुजरता है तो सराउंडिंग के जो एटम्स होते हैं वो उनसे उनके इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो सराउंडिंग के एटम्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। बीटा इसको उलट करता है, बीटा इलेक्ट्रॉन है, वो किसी के न्यूक्लियस से छीन नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो किसी एटम में जाके अब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो एटम्स को नेगेटिवली चार्ज कर देता है, नेगेटिव आयंस बनाने का मामला है। तो एक पॉजिटिव आयंस बना रहा है, एक नेगेटिव आयंस बना रहा है। गामा की आयनाइजेशन सबसे कम होती है। अच्छा, अल्फा की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर होती है 2+ का चार्ज, बीटा की उससे कम -1 का चार्ज, गामा की आयनाइजेशन ना होने के बराबर, क्योंकि वो एनर्जी है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए थी निकलने के लिए, गामा से उसको उतनी एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही रहेगा। तो गामा हैज द लीस्ट आयनाइजेशन पावर, सबसे कम आयनाइजेशन गामा का। अल्फा बीटा तो फिर कर देते हैं क्योंकि उनमें चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले जाते हैं, या खुद इलेक्ट्रॉन जो बीटा है वो खुद एटम में आके बैठ जाता है। तंजील बेटा ये कंटिन्यूअसली वेरी करते रहते हैं इनके एसिड, मसला ये एमिशन की वजह से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जरा। फिर बात आती है रेंज की, अल्फा पार्टिकल एयर के अंदर कितना दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, बीटा कितना दूर ट्रैवल कर सकते हैं, और गामा कितना दूर ट्रैवल कर सकते हैं।
तो अगर आप रेंज की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो अल्फा पार्टिकल ही नहीं रहते। वो जब हवा में से गुजरते हैं और सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन वो खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीलियम न्यूक्लियस बन जाते, हीलियम एटम बन जाते हैं, क्योंकि होते तो ये हीलियम न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स तो इनमें है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो जब ये सराउंडिंग से गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अंदर गेन कर लेते हैं और फिर ये हीलियम गैस बन जाता है, हीलियम एटम बन जाता है। तो अल्फा पार्टिकल की डिटेक्शन का एक तरीका ये भी होता है कि अगर कहीं पे हीलियम एटम की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही मिल रही है तो उसका मतलब वहां पे अल्फा पार्टिकल है। कहीं पे हीलियम एटम की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही मिल रही है तो उसका मतलब वहाँ हीलियम एटम्स यानी अल्फा पार्टिकल्स की सोर्स हो सकती है। एक एवरेज क्वांटिटी होती है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, अगर वो मिल रहा है तो उसका मतलब गड़बड़ है। बीटा आयनाइजेशन कम करते हैं इसलिए ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक ट्रैवल करते हैं। गामा तो आयनाइज ही नहीं होते ना, तो वो तो जितना दूर जाओ उतना दूर ट्रैवल मारते हैं, कई कई मीटर ट्रैवल करते हैं, 10 मीटर मैंने यहाँ लिखा हुआ था, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये भी होते हैं। इनका मसला ये है ये खत्म नहीं होते इतनी आसानी से, गामा रेडिएशन बहुत दूर तक फैलती है, इससे नुकसान काफी हो जाता है लोगों को। अल्फा तो चलो थोड़े डिस्टेंस पे निकली उसके बाद खत्म, शॉर्ट रेंज के ऊपर आपको नुकसान हो सकता है, अगर आप उसको हैंडल कर रहे हो खुद तो नुकसान है। गामा का मसला ये अगर आप हैंडल नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको नुकसान हो सकता है। अगर बराबर वाले घर के अंदर मेरे पास के बंदे के पास रेडियम ऐसी सोर्स हो जिसमें से गामा निकल रहा है, उसमें हम सबको नुकसान है। तो ये एक बड़ा इशू होता है। फिर इनकी स्पीड के ऊपर बात आती है कि भाई अल्फा पार्टिकल्स 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलते हैं और ये स्लो है। ये स्लो बाकियों के मुकाबले में वैसे स्लो नहीं है, ये मिलियन मीटर पर सेकंड है, ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी जो रेडिएशन है उनके मुकाबले में थोड़े हल्के। बीटा की स्पीड ज्यादा होती है, वो करीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब आ चुके होते हैं, 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड के अराउंड चल रहे हैं। और गामा रेडिएशन तो चलती स्पीड ऑफ लाइट पे जाती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, गामा रेडिएशन का एम। अगर हम डिफ्लेक्शन के हिसाब से बात करें तो क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे आप देख लो। अगर अल्फा पार्टिकल की सोर्स को देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल की सोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, सही, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। अब बीटा पार्टिकल की जो सोर्स है वहां से जो बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, गामा बिल्कुल बीच में ट्रेवल कर रहे हैं न्यूट्रल। बीटा पार्टिकल्स ज्यादा डिफ्लेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि बीटा पार्टिकल्स अल्फा के मुकाबले में हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, करीबन 4000 गुना हल्के होते हैं। तो जो फोर्स की वजह से जो बेंडिंग आती है ना बीटा पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा, हमेशा अल्फा को कम बेंड होता हुआ दिखाना, बीटा को ज्यादा बेंड होता हुआ दिखाना, बीटा हमेशा ज्यादा बेंड होता हुआ नजर आता है। गामा का तो खैर मसला ही नहीं है, गामा तो अनडिविएटेड सीधे सीधे गुजर जाता है। और ये चीजें लिखी हुई भी है कि भाई अल्फा पार्टिकल्स हैव मोर मास, दैट्स व्हाई दे आर डिफ्लेक्टेड लेस। और ये उल्टा भी आप बोल सकते हो कि बीटा पार्टिकल्स हैव लेस मास देयरफॉर दे डिफ्लेक्टेड मोर, तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके पास। और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्शन है इनकी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके आप इनकी डिफ्लेक्शंस निकाल सकते हो। गामा अनडिविएटेड जाएगा लेकिन अल्फा और बीटा डिफ्लेक्ट होगा, और इसके अंदर भी देखो अल्फा पार्टिकल को मैंने लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट किया है और बीटा पार्टिकल्स को मैंने राइट साइड पे ज्यादा डिफ्लेक्ट करते हुए दिखाया। उसका रीजन यही है कि भाई बीटा हल्के थे इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना, बीटा को इलेक्ट्रॉन ट्रीट करना, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, करंट की डायरेक्शन और अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन एक जैसी हो, और बीटा पार्टिकल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। एक मिनट, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शन का मामला जो है वो इधर नजर आ रहा है। तो ये मैं चाहो तो अपने पास ले रही चीज पहले से पढ़ी हुई भी है तुम लोगों ने, लेकिन अगर चाहो तो लिख सकते हो कि करंट और अल्फा की डायरेक्शन सेम, और
करंट की डायरेक्शन अगेंस्ट है अल्फा, वो बीटा बीटा इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसलिए जहाँ बीटा जा रहा है करंट को उसके अगेंस्ट में शो करें। अब इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर इक्वेशंस लिखते हुए आपने जिस चीज का ख्याल करना, यूरेनियम में मेरे पास 92 to 35, इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है अल्फा 24। अब क्योंकि न्यूक्लियस में से निकला है तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स कम हो गए और 2 न्यूट्रॉन्स कम हो गए, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट है मैं बोलता हूँ भाई एक्स है, उसमें 2 प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, तो 92 में से 2 माइनस कर दो, रिमेनिंग प्रोटॉन्स पता चल गया 90। मास नंबर को अगर देखा जाए 235 न्यूक्लियॉन्स थे, 4 न्यूक्लियॉन्स कम हो गए उसके अंदर से, 235 न्यूक्लियॉन्स थे, 4 न्यूक्लियॉन्स कम हो गए इस चीज के अंदर से, आपके पास बच गया 231। ये चीज आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बनाने में हेल्प करती है फॉर अ बीटा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल बीटा बोलना चाहिए। तो 235 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 231, क्योंकि 4 न्यूक्लियस का चंक बाहर गया था ना। ये ऐसी बात है कि इसमें से बहुत सारे मौजूद थे, तो 2 प्रोटॉन्स निकल गए और 2 न्यूट्रॉन्स चले गए साथ, ये बाहर आ गए। तो अंदर 4 पार्टिकल्स कम हो गए, इसलिए मास नंबर बाय 4 ड्रॉप हुआ। उसके बाद अगर बीटा की बात करें, मैंने बीटा का सिंबल लिखवाया था 0-1। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों लिखवाया था। देखो बीटा है इलेक्ट्रॉन, मसला ये है कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि बेटा ये जितनी इमिशंस है अल्फा बीटा गामा, ये सब न्यूक्लियस से एमिट होती है, न्यूक्लियस में तो कभी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो ये बीटा कहां से आ गया? बीटा इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस से निकल रहा है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर ये बीटा न्यूक्लियस के अंदर आया कहां से? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बना किस तरह से? असल में होता ये है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। बीटा इमिशन के दौरान ये होता है, ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की एक बाइंडिंग फोर्स है जो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाहर जाने नहीं देती, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगती है, और इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से इमिट होता है कि वो उस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ जाता है। तब हुआ क्या कि अगर आपके पास 6 प्रोटॉन थे और 10 न्यूट्रॉन थे, तो मामला ये हुआ कि 10 में से एक न्यूट्रॉन टूट गया, रह गए कितने? 9 न्यूट्रॉन्स, और एक न्यूट्रॉन जो टूटा वो बन गया क्या? वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन गया। वो प्रोटॉन यहाँ आ गया न्यूक्लियस के अंदर, एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन बना था वो बीटा पार्टिकल बन के यहाँ से बाहर निकला। तो आपके पास रिएक्शन के एंड पे क्या होता है कि प्रोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन टोटल पहले भी 16 थे पार्टिकल्स, टोटल अभी भी 16 है पार्टिकल, टोटल पार्टिकल में फर्क नहीं पड़ा। एक प्रोटॉन इंक्रीज तो हुआ, लेकिन उसके बदले में एक न्यूट्रॉन कम हो गया, तो टोटल क्वांटिटी उतनी की उतनी रहती है, इसलिए हमने बीटा पार्टिकल का मास नंबर 0 लिखा। प्रोटॉन नंबर -1 इसलिए लिखा क्योंकि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, तो जब 92 में से मैं -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो मुझे 93 देगा। मैं ये सब्ट्रैक्शन करता हूँ इसलिए मैंने -1 लगाया, ताकि वो ऐड हो और मुझे मेरा आंसर 93 मिल सके, एक बढ़ के मिल सके प्रोटॉन की। और मास नंबर 0 लिखा गया ताकि 235 - 0 मुझे अभी भी 235 ही देता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे मास नंबर में कोई चेंज नहीं है। प्रोटॉन नंबर बढ़ा था, बस वो चीज मैंने यहाँ पे शो, बस उसको बढ़ाने के लिए है बीटा पार्टिकल के साथ नीचे -1 लिखा है प्रोटॉन नंबर। ये है असल में -1 की वजह।
और गामा सबसे आसान है। आप स्टेरिस्क साइन लगा दो एक इस पे, ठीक है। जब गामा रेडिएशन निकलती है आपके पास एनर्जी बाहर, ये एक्साइटेड स्टेट में क्या रहता है, खुश है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल ज्यादा है इसमें। ये कह रहा था कि भाई ग्राउंड स्टेट का जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो निकाल दी। इस तरह से आपके पास ये मामला चल रहा है। कोई मसला यहाँ तक? चलो 126 में 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करें। चलो भाई शुरू करते हैं जरा यहाँ पे वापस अपना लेसन जहाँ पे आपने एंड किया था। हाफ लाइफ असल में एक एलिमेंट की ऐसी लाइफ है जिसमें उसकी जो एक्टिविटी है या उसका जो मास है वो पहले के मुकाबले में आधा हो जाता है। वो लाइफ जिसके अंदर उसकी एक्टिविटी, उसका मास उसके इनिशियल वैल्यू के मुकाबले में आधा हो जाता है। अच्छा, एक्टिविटी किसे बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं जो नंबर ऑफ एमिशंस आपके न्यूक्लियस के अंदर से हो रही है। कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, कितने बीटा पार्टिकल पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, कितने गामा रेडिएशंस पर सेकंड एमिट हो रही है, ये चीज एक्टिविटी। ये मैं बोलता हूँ भाई 5000 एमिशंस पर सेकंड हो रही है, तो इसका मतलब इनिशियल एक्टिविटी में अभी अगर अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो 5000 अल्फा पार्टिकल्स एक सेकंड में उसमें से एमिट हो जाते हैं। ये चीज एक्टिविटी। तो इस 5000 एमिशंस को 2500 एमिशंस होने में जितना टाइम लगेगा उस चीज को आप बोलते हो हाफ लाइफ। एक्टिविटी आधी होगी और फिर उस 2500 को उसका आधा मतलब 1250 होने में जितना टाइम लगेगा वो उसकी हाफ लाइफ। If I start off from like we had like 1000 emissions, from 1000 to 500 जो टाइम लगा वो हाफ लाइफ। फिर 500 से फिर 250 होने में जो टाइम लगा वो हाफ लाइफ। 250 से 125 होने में जो टाइम लगा वो हाफ लाइफ। ये है टाइम हाफ लाइफ। टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी टू रिड्यूस डाउन टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, पिछली वैल्यू से आधा होने। और एक्टिविटी के अंदर हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जनरल, लेकिन मैं क्वेश्चन जो सॉल्व करा तो मैं फॉर्मूलों से नहीं कर रहा था, बगैर फॉर्मूले के सवाल सॉल्व करना चाहिए, ज्यादा आसान है। फॉर्मूला यूज कर सकते हो सिंपल। इसमें क्या है, ए जो है वो इनिशियल आपकी करंट एक्टिविटी, अभी कितनी एक्टिविटी है इस वक्त, ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी होती है कि भाई शुरुआत जब हुई थी तो उस वक्त कितनी एमिशंस हो रही थी, और एन जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो कितनी मरतबा हाफ हो चुका। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अभी करंट एक्टिविटी है 125 और इनिशियल एक्टिविटी थी 1000, मुझे बताओ कितनी मरतबा हाफ हो चुका है वो, ये निकालने को बोल दिया जाए तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए अपॉन ए नॉट, ए इक्वल्स ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। ए रखूंगा 125, ए नॉट रखूंगा 1000 अपॉन 2 की पावर एन, तो ये हो जाएगा 2 पावर एन इक्वल्स टू 1000 अपॉन 125, ये आ जाएगा 8। 1000 अपॉन 125 हो जाता है 8। अब 8 जो है
वो लिख सकता हूं मैं 2 का क्यूब। तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। आपके पास जो एलिमेंट है आपका, अगर उसकी इनिशियल एक्टिविटी 1000 थी और अभी 125 है, तो तब से लेके अब तक वो 3 दफा हाफ हो चुका। और देखो नजर भी आ रहा है 3 दफा, एक दफा हाफ हुआ, दूसरी मरतबा हाफ हुआ, तीसरी मरतबा हाफ हुआ। ये वाला मामला है। तो एक ये फॉर्मूला है। अगला मेथड जो मैं बोलता हूँ कि यूज कर लो, 125 पे पहुंचना, इनिशियल 1000 था ना, कैलकुलेटर उठाओ, 1000 को 2 से डिवाइड करना शुरू करो। 1000 को 2 से डिवाइड किया 500, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करो, फिर उसको 2 से डिवाइड करो, हाफ करते जाओ और गिनते जाओ कितनी मरतबा हाफ किया। जितनी मरतबा हाफ किया होगा उतना आपका हाफ लाइफ। ओ लेवल्स में कोई इतने बड़े सवाल नहीं आते कि आपको पता नहीं 10,000 मरतबा हाफ करके आपको पास एलिमेंट की एग्जिस्टेंस हो। वो इतने लेवल पे नहीं पूछता भाई, छोटे सवाल पूछता है। 2 3 4 5 6 हाफ लाइफ से ज्यादा हाफ लाइफ नहीं देता। और अगर मुझे निकालना हो कि कितना वक्त गुजरा है, कितना टाइम गुजर गया, मिसाल मैं बोलता हूँ एक दफा हाफ होने में उसको 2 साल लग जाता, और 3 हाफ लाइफ हो चुकी हैं, मतलब वो 3 दफा इस तरह से हाफ हो चुका है। अगर एक दफा हाफ होने में उसको 2 साल लगते हैं और 3 दफा हाफ हो चुका है, तो अब तक उसके बाद 6 साल गुजर चुके हैं। हाँ हाँ, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी मेथड लगा दो, आराम से लगा, कोई इशू की बात नहीं। लेकिन लॉजिक के थ्रू लगाना। हाफ लाइफ का जो ग्राफ होता है वो ये बना, इनिशियल एक्टिविटी 80, जब टाइम 0 था, 10 मिनट बाद, लेट्स से 10 टाइम्स 10 की हाफ लाइफ थी, तो 80 से गिर के देखो कितना हो गया 40, एक दफा हाफ। फिर 10 से 20, 10 मिनट और गुजरे, 20 वो गिर गया 40 से 20 क्यों। फिर 20 से 30, 10 मिनट और गुजरे, फिर 20 से हो गया 10। तो ये इस तरह से कम होता जाता है, एक्सपोनेंशियल डीके बोलते हैं इसको। इस चीज को जो बोला जाता है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल डीके। आपको ये चीज कम होती है, इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस थ्योरेटिकली, रियलिटी में आता है, लेकिन थ्योरेटिकली जो एक्सप्रेशन हम डिजाइन करते हैं उससे एक्स एक्सिस पे कभी भी टच नहीं करते। और रियलिटी में जो वैल्यू होती है वो इतना स्मूथ कर्व नहीं होता, थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। ये जो ऊपर नीचे जाना है ना इन पॉइंट्स का, सही, ये समझ लो ग्राफ ऐसा होता है रियलिटी के अंदर। ये स्पाइक सारी होती है इसके अंदर इस तरह से, लेकिन जो ट्रेंड है वो ऐसा होता है। तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो स्पाइक्स हैं ये रैंडमनेस शो कर रही है, सही, ये रैंडमनेस शो करती है यहाँ। और अगर मैं स्मूथ बना दूं तो ये ऐसा है, लेकिन रियलिटी में ये ऐसा चल रहा होता है। क्योंकि कभी एमिशन एकदम से ज्यादा हो जाती है, कभी एकदम से कम हो जाती है, रैंडम नेचर होता ही यही है। कभी एक साथ 6-7 एमिशन हो जाती है, कभी एक भी नहीं होती। एक भी तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन मतलब कभी एक हुई, कभी 2 हुई, कभी 6-7 हो गई, फिर दोबारा ड्रॉप हो गया, ये मामला चलता रहता है। जीएम ट्यूब वगैरह को ऐसे पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना मैं बता दूंगा, इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने नोट्स डिजाइन किए थे तो मैंने उसमें तमाम चीजें इंक्लूड कर दी। जीएम ट्यूब असल में रेडियो एक्टिव रेडिएशन का डिटेक्टर है। ये काम कैसे करता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक लंप यूरेनियम का रख दिया, इस जीएम ट्यूब को हम कनेक्ट करते हैं एक काउंट मीटर के साथ। काउंट मीटर का काम ये होता है कि जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो जीएम ट्यूब तक पहुंचेंगी, और ये काउंट मीटर उनकी क्वांटिटी बताएगा। डिस्प्ले लगा हुआ होता है तो ये बताता है भाई कितनी रेडिएशंस निकल के सामने आ रहे हैं।
तो GM tube is always used with a count meter. You are never going to use GM tube alone. कहीं भी GM tube अकेला इस्तेमाल नहीं होता. वो डिटेक्टर है, लेकिन उसको एक मीटर चाहिए जिसमें वो शो कर सके कि भाई ये नंबर आ रहा है, इतनी रेडिएशन में पर सेकंड रिसीव कर. So GM tube is always used with a count meter. और GM tube से जो भी आंसर आएगा, असल में जो एक्टिविटी होगी वो उससे ज्यादा होगी. क्योंकि देखो जो रेडिएशंस बैक साइड से निकल रही हैं वो तो GM tube तक पहुंच ही नहीं सकी ना. सिर्फ वो रेडिएशंस निकली, वो पहुंची जो यहां से सामने से आ रही थी. तो एलिमेंट ज्यादा इमिट कर रहा होता है, GM tube कम रीड करता है. तो काउंट मीटर से जो रीडिंग आती है ना, उसको हम बोलते हैं काउंट रेट. हाउ मेनी रेडिएशंस आर काउंटेड पर सेकंड. सही. पर यूनिट टाइम हाउ मेनी रेडिएशंस हैव यू काउंटेड, कितनी गिन सके. और जितनी गिन सके वो कम होती है उसके मुकाबले में जो इमिट हुई होती है. क्योंकि तुम्हारा एलिमेंट तो 3 डायमेंशनल में इमिट कर रहा है ना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन. लेकिन GM tube तो एक तरफ रखा हुआ है. तो मसला ये आता है. तो इसकी डायग्राम मैंने बना दी है, लेकिन ये पेपर वगैरह के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे परेशान मत. इसी तरह एक डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर है. डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर ये है कि भाई आपके पास जो ये रेडिएशन गुजर रही हैं, अगर मैं इसके ट्रैक्स को देखना चाहूँ कि कैसे पास हो रही होती है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा. तो अगर हम इनके ट्रैक्स को देखना चाहें तो हमें ये नजर आएगा कि अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक बनाते हैं. अच्छा, इस क्लाउड चेंबर में होता क्या है? इस क्लाउड चेंबर के अंदर होती है आपके पास वेरी कूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अल्कोहल वेपर्स, दोनों में से कोई एक चीज डाल दी है ऐसा, जिसमें आपके पास एक सैचुरेशन लेवल है, भाप सा नुमा इन्वायरमेंट बना हुआ. तो अल्फा पार्टिकल्स के जो ट्रैक्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक्स होते हैं, क्योंकि वो बड़े स्ट्रेंथ के साथ मूव करते हैं. बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, इतनी तरह से हिलते नहीं. बीटा रेडिएशंस जो होती हैं, बीटा रेडिएशंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्रूप ट्रैक बनाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपने रास्ते से हट जाते हैं. तो उनका जो ट्रैक बनता है वो ब्रोकन और क्रूप बनता है, टूटा हुआ और टेढ़ा मेढ़ा. और गामा का तो बिल्कुल ही कह लो कि ब्रोकन एंड स्मॉल पार्ट्स, इस तरह का मामला होता है, क्योंकि वो एनर्जी है, वो रेडिएशन है ही नहीं. पार्टिकल तो सिरे से नहीं है ना. तो गामा रेडिएशन के ट्रैक सबसे ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, कहीं दिख रहे हैं कहीं नहीं दिख रहे. अल्फा का ट्रैक बिल्कुल स्ट्रेट होता है. जब अल्फा पार्टिकल गुजरता हुआ जाता है तो वहां पे एक अपने एक ट्रैक बनाता हुआ चला जाता है, और वो ट्रैक हमें यहाँ नजर आता है. तो ये भी एक तरह से ऑब्जर्व करने का तरीका है, जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो कौन सी इमिट हो रही है. फिर हम बात करते हैं स्टोरेज और रेडियो एक्टिव सोर्सेज की. कहाँ आपको इन्हें संभाल के रखना पड़ता है. रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को आप अगर आप कहीं प्लेस करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहला ख्याल आपने इस बात का रखना पड़ता है कि आप लेड ब्लॉक के अंदर रखें. लेड चेम्बर्स. लेड एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस पास नहीं होने देता, और तकरीबन 4 सेंटीमीटर थिक लेड ब्लॉक इस्तेमाल कर लो, कोई भी रेडिएशन नहीं गुजर सके, आराम से काम होगा. और जो लोग वर्किंग कर रहे होते हैं उनको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वगैरह पहनाई जाती है, ग्लव्स पहनाए जाते हैं, शूज वगैरह, लैब कोट जैसा पहनाए जाते हैं, ताकि वो एक्सपोज ना हो सके रेडियो एक्टिव रेडिएशन. इसके फायदे भी हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि इसे नुकसानदेह चीज है. रेडियो एक्टिविटी हमेशा में नुकसानदेह नजर आती है, लेकिन इसके इस्तेमाल भी होते हैं. जैसे ये मेडिकल ट्रीटमेंट में गामा रेडिएशन जो कैंसर कॉज करती हैं, वो कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए भी यूज होती है. तो आप कैंसर सेल्स की ट्रीटमेंट के लिए गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं. तो सेल्स के ऊपर टारगेट किया जाता है, उनको किल किया जाता है गामा रेज से. साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स. फिर जो पुराने पुराने डायनासोर्स की हड्डियां मिली हैं, कैसे पता चला इतने पुराने? इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग. उसके अंदर हमारे बोन्स के अंदर कार्बन होता है, और कार्बन का 14 का जो आइसोटोप होता है वो कई हजार साल बाद जाके डीके होता है.
तो हमने क्या किया, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर या जो भी डिकम्पोज एलिमेंट्स हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई जनाब ये जो आपके पास एक बोन थी ये कितनी पुरानी बोन है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल एवरेज बोन में पता है कि कितना कार्बन होता है, कितनी एक्टिविटी होती है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बोन में कितना % कार्बन 14 होता है। तो अगर मैं मिसाल देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये एक अजीब सी बोन है, टूटी फूटी सी जमीन के अंदर से मुझे मिली है, और इसमें से कुछ रेडिएशन निकलनी है कार्बन 14 की। मुझे पता है कि भाई एक एवरेज बोन में से निकल सकती है 1000, और अभी निकलनी है मिसाल के तौर पे आपके पास 62.5 रेडिएशन पर सेकंड। तो मैं ये पता लगा लूंगा, जैसे मैंने पीछे पता लगाया था कि भाई 4 मरतबा हाफ हुआ होगा ये। अगर एक दफा हाफ होने के लिए 10,000 साल लगते हैं तो इसका मतलब ये हड्डी 40,000 साल पुरानी। ये मैंने कैसे निकाला, 1000 था, एक दफा डिवाइड किया 500 आ गया, फिर डिवाइड किया 250 आ गया, फिर डिवाइड किया 125 आ गया, फिर डिवाइड किया 62.5 आया। तो मुझे पता चल गया कि इसको मुझे 4 दफा हाफ करना पड़ेगा तो 62.5 आया। तो मुझे इस बात का इल्म हो गया कि भाई मेरे पास 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अगर एक दफा हाफ होने में 10,000 साल लगते हैं, ये अगर इसकी हाफ लाइफ है, तो 4 दफा हाफ होने के अंदर 40,000 साल लगे होंगे, मतलब ये हड्डी 40,000 साल पुरानी। इस तरह से पता चलता है। इसी तरह थिकनेस गेजेस या ट्रैक डिटेक्शन वगैरह करने के लिए आप एक गामा रेडिएशन की सोर्स का इस्तेमाल करते हो। आपने ऊपर यहाँ पे मिसाल के तौर पे जैसे ये दिखाया हुआ मैंने कि पेपर है भाई, उसकी थिकनेस चेक होनी है, तो ऊपर रेडिएटिव सोर्स है, नीचे जीएम ट्यूब है, सही। जिससे आने वाला काउंट मीटर जो है वो मोटर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, जो रोलर्स यहाँ पर लगे। अगर पेपर की थिकनेस बढ़ जाएगी तो रेडिएशन एकदम से कम हो जाएंगी, जीएम ट्यूब तक नहीं पहुंच सकेंगी, क्योंकि वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो क्या करेगा भाई, मशीन कंट्रोल जो है वो रोलर्स को कमांड देगी कि भाई थोड़ी सी फोर्स कम करो, पेपर को थोड़ी फोर्स बढ़ाओ, पेपर बहुत मोटा निकल रहा है, पेपर पतला करो उसको। तो वो पेपर को और पतला कर देगा। अगर रेडिएशन एकदम से बढ़ गई तो वो पीछे कमांड देना शुरू कर देगा कि भाई अब रोलर पे से फोर्स हटाओ, थोड़ी पेपर बहुत पतला हो चुका है और आपके पास थिन पेपर आ रहा है, उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा। ऑलराइट, इसी तरह से स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए गामा रेडिएशन यूज होती है, जर्म्स वगैरह किल करने के लिए, बैक्टीरिया ट्रेसर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आई डोंट नो अगर शायद किसी को पता हो, तो एक ह्यूमन बॉडी की एनालिसिस होती है, पूरी ह्यूमन बॉडी की इंटरनल एनालिसिस होती है। उसके अंदर आपको एक ऐसा क्या लगे पॉरेज खिलाया जाता है जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, वो आपके ब्लड के अंदर पूरा फैल जाता है और फिर आपकी स्कैनिंग होती है। वो पता चल जाता है भाई जहां जहां से जितनी रेडिएशन आ रही हैं वो उसके थ्रू जज करते हैं आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जिस बंदे के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है उसको 2 दिन तक या 2 दिन तक या तो 1 दिन तक मिलने नहीं दिया जाता, उसको वॉशरूम बुलाया जाएगा, वरना वॉशरूम अलग रखिएगा, क्योंकि जब वो एक्सक्रीट आउट करेगा तो ये रेडिएशन वाले पार्टिकल्स उसकी बॉडी में से निकलेंगे और पूरी बॉडी की एनालिसिस होती है उस चीज के। वो ब्लड के अंदर आपके आ जाता है पूरा, लेकिन उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब 1 आध दिन के अंदर वो एलिमेंट खत्म हो जाता है आपकी बॉडी से और सुकून में आ जाता है। तो मेडिकल टर्म्स के अंदर अगर कभी भी आप ऐसे कोई सोर्स यूज करते हो ना, तो ना उसकी हाफ लाइफ को बहुत थोड़ा रखना होता है और ना बहुत लंबा, उसको इतना रखना होता है कि 2 से 3 दिन में वो खत्म हो, बस दैट्स इट। अगर बहुत थोड़ा आपने एलिमेंट यूज कर लिया ना, मसला ये होगा या बहुत छोटी हाफ लाइफ कि जब आप मेडिकल प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे होगे उसी वक्त एलिमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब उसमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो भाई प्रोटॉन निकलने की वजह से तो एलिमेंट में तब्दीली आ जाती है ना, प्रोटॉन नंबर तो आइडेंटिटी है उसका। एलिमेंट एक्स स्टार्ट किया था और एक्सपेरिमेंट करते दौरान वो हो गया भाई,
आप कर लो कुछ, आपका एलिमेंट तो पूरा पूरा चेंज हो गया, जाया हो गया आपका सारा एलिमेंट। आप इतनी हाफ लाइफ रखते हो कि इतनी जल्दी खत्म ना हो जाए सारा एलिमेंट, आप थोड़े टाइम तक आपका एलिमेंट चलता रहे। और ना इतना लंबा कि पता चला ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया था वो चला ही जा रहा है ना, सालों गुजर गया उसकी बॉडी के अंदर अभी भी एलिमेंट मौजूद, इतना लंबा भी है। तो कुछ डेज के अंदर उसको खत्म करना होता है, इसलिए आवर्स के अंदर उसकी हाफ लाइफ होती है। उसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, और जब वो प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। हैजर्ड्स की अगर हम बात करें तो हैजर्ड्स के अंदर यहाँ पे नुकसान जो है उसमें इंटरनल ऑर्गन्स की डैमेज का मामला है, ट्यूमर्स वगैरह कॉज हो जाते हैं आपके पास, सिस्टम पे जख्म लग जाते हैं आपके। अल्फा पार्टिकल इस मामले में बड़ा खतरनाक है, अल्फा पार्टिकल जिसम के ऊपर जख्म बना देता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाता, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। तो वो करता ये है कि आपके जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर जब आके टकराता है तो वो स्किन के ऊपर जो है वो डैमेज कॉज करता है। और गामा इंटरनल कॉज करता है डैमेज, क्योंकि गामा बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। इसी तरह डीएनए म्यूटेशन, सबसे अहम चीज, हल्क गामा रेडिएशन एक्सपोज करके बनाया गया था। तो ये चीज आ रही है आपके पास, इसके हैजर्ड्स। एक आखिरी चीज बैकग्राउंड रेडिएशन पे बात करते हैं। आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अभी हर वक्त एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन मौजूद है। हम हंड्रेड्स ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस इनहेल करते हैं हर सांस में, और हर सांस में एक्सहेल करते हैं हंड्रेड्स ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस आ जाता है। लेकिन वो क्वांटिटी इतनी ट्रेस अमाउंट होती है कि हमें फील नहीं होता, और ये हर वक्त हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। इसलिए इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं ये बैकग्राउंड रेडिएशन। इट्स देयर वेदर यू हैव अ रेडियोएक्टिव सोर्स और यू डोंट, इट्स देयर। और इसकी जो सोर्स है कि भाई ये आई कहां से एनवायरनमेंट के अंदर, तो कॉस्मिक रेडिएशंस, मतलब आउटर स्पेस से रेडिएशन जो पहुंच रही होती है वो, न्यूक्लियर रिजर्व जो जमीन के अंदर धसे हुए हैं उसमें से कुछ निकल रही होती है, न्यूक्लियर वेस्ट डंप साइट्स जहां न्यूक्लियर वेस्ट फेंका जाता है सारा ले जाके वहां, और रॉक्स में अक्सर ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर से भी आपकी रेडिएशन निकलती है और ये सराउंडिंग के अंदर मौजूद होती है। और ये हमेशा होती है, आप कभी भी चले जाओ, ये आपके पास हमेशा ही। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास बैकग्राउंड रेडिएशन 10 है, 10 काउंट्स पर मिनट आ रही, और जो मैंने जैसी सोर्स रखी, मतलब मेरा जो जीएम ट्यूब डिटेक्ट कर रहा है सोर्स रखने के बाद, ये कि मैंने यहाँ पे सोर्स रखी है और ये जीएम ट्यूब प्लेस कर दी थी मैंने, सही। तो मेरे जो जीएम ट्यूब इस वक्त डिटेक्ट कर रहा है वो डिटेक्ट कर रहा है 535 काउंट्स पर मिनट। तो ये 535 काउंट्स में अंदर सोर्स की भी रेडिएशन है और सराउंडिंग की। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा सर सिर्फ सराउंडिंग की बताइए कितनी होगी, सिर्फ सराउंडिंग की, वो सिर्फ सराउंडिंग बोलो, सिर्फ सोर्स की कितनी होगी रेडिएशन, तो वो है 535 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट, 525 काउंट्स पर मिनट, ये आपके पास प्योर सोर्स का रेडिएशन। तो हमेशा जब भी कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना या क्वेश्चन सॉल्व करना, तो हमेशा सोर्स के अंदर की रेडिएशन को निकालना पहले, बैकग्राउंड माइनस करके उसके बाद सॉल्यूशन करना शुरू। हाफ लाइफ इसके ऊपर अप्लाई मत करना शुरू कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड हाफ नहीं होता, बैकग्राउंड बस एक जगह कांस्टेंट रहता है, सोर्स की रेडिएशन हाफ होती है। तो पहले सोर्स की रेडिएशन निकालना, उसके बाद उसको हाफ करना, और फिर जब उसको सॉल्व कर दो तो फिर दोबारा उसमें बैकग्राउंड ऐड कर देना, कि अगर वो पूछे कि भाई 5-6 साल बाद हाफ होने के बाद आपके पास अब क्या रीडिंग आ रही होगी जीएम ट्यूब पे, तो देखो जीएम ट्यूब डिस्क्रिमिनेट नहीं करता बैकग्राउंड में और सोर्स में। तो अगर जीएम ट्यूब की रीडिंग मालूम करनी है 5 साल बाद क्या हो जाएगी, तो जो रीडिंग निकाल ली, उस रीडिंग को निकालने के बाद उसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है जनाब, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसके पहले क्वेश्चंस जो है ना बेटा वो सॉल्व करके दिए मैं पीडीएफ के अंदर, सही है।
मैं हो सकता है कि एक आध क्लास और ले लूँ न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह समझाने के लिए, सही है, लेकिन अभी का लेसन मैं यहीं बैंड कर रहा हूँ क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास से ज़्यादा फिर आप लोगों के लिए भी समझना मुश्किल हो जाए, ठीक है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप इसको पढ़ लोगे, बाकी चीज़ें हैं तो वो आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाएंगी। और मंडे ट्यूसडे वाले दिन की जो क्लासेज है, मैं मंडे वाले दिन भी आप लोगों की कुछ एक्स्ट्रा क्लास जो है वो लिया करूँ।